जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारा YouTube चैनल SRM एजुकेशन पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को कवर करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, ये जो है भौतिक एवं रसायन विज्ञान का जो बुक है महेश मनवाल जी का, इसमें हम लोग चैप्टर नंबर आज 3 देखेंगे केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, जो कि अपने में बहुत ही लाजवाब, रसायन का नहीं देखेंगे, भौतिक विज्ञान की ही देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज देखेंगे गति एवं बल। कौन चैप्टर देखेंगे? गति एवं बल के बारे में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, पहले उसका इंडेक्स जान लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे गति एवं बल। ठीक है, गति एवं बल पहला देखेंगे गति तथा विराम। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे गति तथा विराम, उसके बाद देखेंगे विमीय आधार पर गति के प्रकार, उसके बाद देखेंगे विमीय आधार पर गति के प्रकार, पथ के आधार पर गति के प्रकार, पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के जो 3 गति के नियम, दूरी तथा विस्थापन के बारे में जानेंगे, चाल तथा वेग के बारे अंतर के बारे में देखेंगे, गति के समीकरण के बारे में देखेंगे, बल के बारे में देखेंगे, बल के प्रकार के बारे में देखेंगे, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, बल आघूर्ण, ठीक है, बल युग्म, जड़त्व आघूर्ण, घर्षण बल और संतुलन, उत्तोलक, जो भार जो होता है शीशा झूला, उस सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण जो VVI क्वेश्चन है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 कौन है? गति एवं बल। पेज नंबर 13 से है। ठीक है, चलिए पेज नंबर इसमें, चलिए गति एवं बल, गति एवं बल चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है मोशन एंड फोर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, गति एवं बल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हमने गति तथा विराम। ठीक है, गति के प्रकार विमीय आधार पर, पथ के आधार पर, पुनरावृत्ति के आधार पर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बलों के जो प्रकार है, संपर्क बल और गैर संपर्क बल। उसके बाद देखेंगे बल आघूर्ण, यानी स्थैतिक घर्षण बल और गति घर्षण बल। गति घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल के नाम से जानते हैं। और संतुलन बल जो अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए उत्तोलक भी 3 प्रकार के होते हैं, इस पहले ही जान लेते हैं कौन कौन होता है। उत्तोलक के प्रकार प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पॉइंट। स्टार्ट करते हैं गति तथा विराम से, यानी पहला टॉपिक है गति तथा विराम। ठीक है, गति और विराम। गति के माने समझ रहे हैं, यानी जो हम चल रहे हैं, जो हम आगे पीछे हो रहे हैं, ये क्या है? गति हो रहा है। हम अस्थिर रुक गए, ये क्या हो गया? विराम हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं गति, गति तथा विराम। कह रहा है प्रत्येक वस्तु या तो विराम की अवस्था में है या तो गति की अवस्था में है। ठीक है, विराम एवं गति दोनों स्थितियां एक दूसरे के सापेक्ष होती है। क्या होती है? एक दूसरे के, यानी समान एवं प्रेक्षक के सापेक्ष होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट कर रहा है, यानी जो गति होता है, यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो भी है, या तो गति में है या तो विराम अवस्था में। या तो हम लोग मोटरसाइकिल क्या करते हैं? चलाते हैं, या तो हम उसे खूब तेज चलाते हैं, यानी उसको गति दे रहे हैं, या तो उसको क्या कहते हैं? स्टेयर लगा के खड़ा कर देते हैं, यानी वो खड़ा है। ठीक है, अब आते हैं यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो यह उस वस्तु की विरामावस्था कहलाती है। यानी कह रहा है कि यानी कोई वस्तु है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जा ही नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? वो विरामावस्था में है। किस अवस्था में है?
वो विरामावस्था में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यानी विरामावस्था के उदाहरण है जमीन पर लगे हुए पेड़ पौधे, वो क्या है, जीवित है। ठीक है, वो अस्थिर है, तो क्या है, पेड़ पर, जमीन पर लगे हुए पेड़ पौधे, मेज पर रखी हुई पुस्तकें, एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए यात्री, सापेक्ष उसके सहयात्रियों की स्थिति आदि होगा। ठीक है, अब है इसके विपरीत, यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, यानी कोई वस्तु है उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस यह प्रक्रिया गति कहलाती है। कौन प्रक्रिया कहलाती है, गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी पर स्थित किसी व्यक्ति यानी प्रेक्षक के सापेक्ष चलते हुए वाहन, झरने से गिरता हुआ जल आदि, ये सब क्या है, ये गति का उदाहरण है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है, जैसे पानी, झरना जो है, पानी ऊपर से पहाड़ पर से गिरता है, तो वो पानी जो गिर रहा है किस स्थिति में है, वो गति में है, वो स्थिर अवस्था में नहीं है। एक लोटा पानी भर को रख दो तो वो पानी जो है स्थिर है, लेकिन वही झरना से जो गिर रहा है वो क्या कर रहा है, वो गति अवस्था में, यानी बहता हुआ पानी क्या है, गति अवस्था में है। ठीक है, अब है यानी अब है गति एवं विराम दोनों परस्पर सापेक्षिक अवधारणा है, यानी जो गति और जो विरामावस्था है क्या होता है, वो एक दूसरे के सापेक्ष होता है। या तो कोई वस्तु गति में रहेगा या तो विरामावस्था में रहेगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है के लिए एक गतिमान कार में कुछ व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक गतिमान कार में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब कार सड़क पर गतिमान अवस्था में है तो कार के सहयात्री एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में होते हैं। यानी हम कार चला रहे हैं, ठीक है, यानी कोई कार चला रहा है, हम उसके साथ जो यात्री बैठा है वो क्या है, वो आराम अवस्था, यानी वो क्या है, वो विराम अवस्था में है। यानी जो कार क्या कर रही है, गति कर रही है, लेकिन उसके अंदर बैठा व्यक्ति क्या है, विरामावस्था में है। ठीक है, तो जबकि कार के बाहर की वस्तुएं, अन्य वाहनों, पेड़ पौधे, भवन आदि कार के में बैठे यात्रियों के गतिशील प्रतीत होते हैं। यानी कोई व्यक्ति जो बैठ के चल रहा है, जब बगल से पेड़ पौधा निकलता है तो लगता है कि पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, हम चुपचाप बैठे हुए हैं। ठीक है, तो वो यही कहता है कि यानी जो कार के सापेक्ष जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे गति के प्रकार। क्या है, गति के प्रकार। ठीक है, गति के प्रकार, गति 3 प्रकार के होता है। गति कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार। ठीक है, विमीय आधार पर गति, पथ के आधार पर गति और दोहराव के आधार पर गति। यानी विमीय डायमेंशन, 1 विमीय, 2 विमीय, 3 विमीय, पथ के आधार पर यानी स्थानांतरणीय गति, घूर्णन गति, दोलन अथवा कंपन गति और प्रक्षेप्य गति। दोलन अथवा क्या है, दोलन के आधार पर गति, यानी आवर्त गति और सरल आवर्त गति, आवर्त गति और सरल आवर्त गति। चलिए इसके सब डिटेल्स देखेंगे, कैसे किसको कैसे जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे विमीय आधार पर गतियां। ठीक है, डायमेंशन जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग फिजिक्स में जानते हैं, डायमेंशन एक चैप्टर है जो अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, विमाएं जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डायमेंशन, विमीय आधार पर गतियों के प्रकार। कह रहा है विभिन्न गतिशील निकायों द्वारा की जाने वाली गति को उनके गमन पथ में निहित विमाओं में परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कह रहा है विभिन्न गतिशील निकायों द्वारा की जाने वाली गति गमन पथ में निहित विमाओं में परिवर्तन के आधार पर गति को कितने भागों बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन है, एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। यानी यदि कोई पिंड किसी दिशा में एक सरल रेखा में गति करता है तो एक विमीय गति कहलाता है। यानी कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, यानी सीधा चल रहा है, क्या कर रहा है, सीधा चल रहा है, तो क्या है, वो एक विमीय गति कर रहा है। क्या कर रहा है, एक विमीय गति कर रहा है। जैसे चतुर्भुज ले लीजिए। ठीक है, ये चतुर्भुज ले लीजिए, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आया, तो क्या है, लंबाई, चौड़ाई अथवा ऊंचाई, ये क्या हो गया, एक विमीय गति कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं
एक विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए केवल एक स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होती है। यानी एक विमीय गति के दौरान पिंड की स्थिति को दर्शाने के लिए एक स्थिति निर्देशांक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे उदाहरण है सीधी सड़क पर गतिमान वाहन। सीधी सड़क पर क्या है, गतिमान वाहन। ठीक है, एक निश्चित ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु की गति, एक निश्चित ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु। सीधी नली, नली में डाली गई गेंद की गति, सीधी नली में डाली गई गेंद की गति। ठीक है, वो सब क्या है, एक विमीय गति है। अब है द्विविमीय गति के बारे में जानते हैं। क्या है द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, जब कोई पिंड एक ऐसे तल में गति करता है, जब कोई पिंड कुछ ऐसे तल में गति करता है जिसमें उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए दो अक्षों के निर्देशांकों एक्स वाई जेड और एक्स जेड की आवश्यकता हो, इसे द्विविमीय गति कहते हैं। यानी कोई चीज है, जैसे कि यानी कह रहा है कि एक्स वाई, एक घटना घटेगा एक्स वाई, एक घटना वाई एक्स, उसके बाद सॉरी कह रहा है एक्स वाई जेड में ना, तो एक बीमा ले लीजिए, ये लीजिए एक्स, इसको ले लीजिए वाई, इसको नीचे वाला ले लीजिए जेड, एक्स वाई। ठीक है, वाई जेड और जेड एक्स, तीन घटना घटेगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की आवश्यकता हो, तो इसे द्विविमीय गति कहते हैं। ठीक है, इसमें वस्तु एक स्थान से दो बीमाओं में परिवर्तनशील होते हैं। यानी इसमें वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होते हैं, बीमाओं में क्या होता है, परिवर्तन होते हैं। जैसे लंबाई एवं चौड़ाई अथवा चौड़ाई एवं ऊंचाई अथवा लंबाई एवं ऊंचाई। उदाहरण जैसे तोप से दागे गए गोले की गति, तोप से दागे गए गोले की गति, नदी में नाव की गति, किक मारने के बाद हवा में फुटबॉल की गति। जब आदमी किक मारता है तो जो फुटबॉल की जो गति होती है आदि, ये परवलयाकार पथ पर की गति द्विविमीय गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, द्विविमीय गति का उदाहरण है। अब आते हैं त्रिविमीय गति। क्या है त्रिविमीय गति, कर रहा है त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों बीमाओं में परिवर्तन हो रही हो, तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। यानी करा त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। जब कोई पिंड इस प्रकार गति कर रहा हो कि समय के साथ उसकी स्थिति तीनों बीमाओं में परिवर्तन हो रही हो, तो इसे त्रिविमीय गति कहते हैं। कौन विमीय, त्रिविमीय गति कहते हैं। ठीक है, अब है इसमें वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए तीनों अक्षों एक्स वाई एवं जेड के निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण है आकाश में पतंग, वायुयान, पक्षियों की गति, गैसीय अणुओं की गति आदि क्या है, तीनों अक्षों के निर्देशांक आवश्यक है। जिसमें आकाश में पतंग, वायुयान, पक्षियों की गति, गैसीय अणुओं की गति, ये सब क्या है, त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल मोशन में आते हैं। यानी क्या कर रहा है, समय के साथ उसकी स्थिति में तीनों बीमाओं में परिवर्तन हो रही हो, उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। यानी समय के साथ परिवर्तन को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। पथ के आधार पर गतियों के प्रकार, यानी रास्ता, पथ होता है रास्ता, यानी रास्ते के आधार पर, यानी यह गतियों के वर्गीकरण का सर्वाधिक समान आधार है। यानी पथ के आधार पर गतियों के जो प्रकार है, यानी सर्वाधिक समान आधार है। क्या है, इसके अंतर्गत गतिमान वस्तु के पथ के प्रकार तथा उसके स्थान में परिवर्तन आदि आधारों पर गति के निम्नलिखित स्वरूप निर्धारित किया गया है। क्या किया गया, निम्नलिखित स्वरूप को क्या किया गया, निर्धारित किया गया है। स्थानांतरणीय गति। ठीक है, यानी स्थानांतरणीय गति में गतिमान पिंड के स्थानों में परिवर्तन होता है। यानी कह रहा स्थानांतरणीय गति में गतिमान पिंडों के स्थानों में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तथा उस पिंड के सभी कण एक समान वेग से क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। यानी जो उसके पिंड में वस्तु होते हैं एक समान वेग से क्या करते हैं,
उसमें गति करते रहे। जैसे पृथ्वी की गति क्या है, पृथ्वी अपने गति में क्या करती है, गति करती रहती है। ट्रेन की गति, गैसीय अणुओं की गति, ये सब क्या है, अपना नियत समय पर गति करते रहते हैं। आदि स्थानांतरीय गति मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी जो होता है स्थानांतरणीय गति कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं सरल रेखीय गति। कौन है, रेक्टेंगुलर मोशन, सरल रेखीय गति। यानी जब कोई कण अथवा पिंड एक सरल रेखा यानी सीधी मार्ग में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। यानी कह रहा है सरल रेखीय गति, यानी कह रहा है यानी जब कोई कण या पिंड एक सरल रेखा यानी सीधी मार्ग में क्या करता है, गति करता है, उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। उदाहरण है कदम ताल। क्या होता है, यानी जो फौजी होते हैं जो अपना कदम ताल मिला के चलते हैं, ठीक है, यानी कदम ताल करती हुई सैनिकों की टुकड़ी, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिरती हुई कोई वस्तु, यानी स्वतंत्र अवस्था से गिरती हुई कोई वस्तु, सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार, यानी सीधी एवं समतल सड़क पर चलती हुई कार गाड़ी, ठीक है, ये सब क्या है, सरल रेखीय गति कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वक्रीय गति, उसके बाद देखेंगे वृत्तीय गति। वक्रीय गति के बारे में देखते हैं। कह रहा है यानी वक्रीय गति, कर्वलाइनर मोशन, कर्विलाइनर मोशन, ठीक है, यानी जब कोई पिंड किसी घुमावदार अथवा वक्रीय पथ पर गति करता है, यानी जब कोई पिंड किसी घुमावदार, ठीक है, घुमावदार वक्रीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वक्रीय गति कहलाती है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, क्या करते हैं, यानी वक्र पथ पर चलाते हैं, ठीक है, तो ये इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ उसका वेग भी परिवर्तित होता है। यानी उसके क्या हो रहा है, इस गति में पिंड की दिशा में परिवर्तन के साथ उसके वेग में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण है घुमावदार सड़क पर मुड़ती हुई कार, यानी घुमावदार सड़क पर घूमती हुई कार, खिलाड़ी द्वारा बास्केटबॉल के बास्केट में डालना, यानी बास्केटबॉल को बास्केट में डालना, और डॉल्फिन द्वारा समुद्र में गोता लगाना आदि। यानी डॉल्फिन क्या करती है, ऊपर से गोता लगाती है, ठीक है, तो डॉल्फिन द्वारा गोता लगाना है, ठीक है, ये सब क्या है, वक्रीय गति कहलाते हैं। कौन गति कहलाता है, वक्रीय गति कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, आते हैं वृत्तीय गति। ये सब तो क्या था, वक्रीय गति। अब आते हैं वृत्तीय गति के बारे में जानते हैं, यानी सर्कुलर मोशन। कौन मोशन, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। जब कोई पिंड यानी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी जब कोई पिंड या वस्तु क्या करता है, वृत्ताकार पथ पर यानी सर्कुलर पर यानी वृत्त पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इस दौरान गतिमान पिंड किसी भी समय पर अपने पथ के केंद्र से समान दूरी पर होता है। यानी जो समझ के चलिए कोई चीज वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे केंद्र है तो कहीं से भी क्या रहेगा, समान दूरी पर आएगा। क्या रहेगा, समान दूरी पर आएगा वृत्त के केंद्र से, ठीक है, क्योंकि वह उस वृत्ताकार पथ की परिधि पर गति करता है। यानी इसके किनारे किनारे क्या करता है, गति करता है, उसे हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण, वृत्तीय गति के उदाहरण। वृत्ताकार पथ पर धावक की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति तथा एक निश्चित ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रहों की गति, ये सब क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे वृत्तीय गति कौन हो गया, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए कृत्रिम उपग्रहों की गति, ये सब क्या है, ये हमारे वृत्तीय गति के उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एक समान वृत्तीय गति तथा असमान वृत्तीय गति, यानी कह रहा है एक समान वृत्तीय गति तथा असमान वृत्तीय गति के बारे में जानते हैं। ठीक है, वह वृत्तीय गति जिसमें गतिमान पिंड की गति एक समान हो अर्थात अपरिवर्तित रहे तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। कह रहा वह वृत्तीय गति जिसमें गतिमान पिंड की गति एक समान अर्थात अपरिवर्तित रहे तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, कहा जाता है। इसके विपरीत यदि वृत्तीय गति के दौरान पिंड की गति में परिवर्तन हो रहा है, यानी पिंड की गति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो, उसे असमान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं,
असमान वृत्तीय गति कहते हैं। अब है वृत्तीय गति। क्या है? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, ठीक है। अब आते हैं वृत्तीय गति। देखिए यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दिखा रहा है, यानी ये हो गया आपका केंद्र, ये हो गया, यानी कहा जाता है कि कोई आप एक रस्सी ले लीजिए, उससे आप नचाइए। जब उससे आप नचाइएगा तो पता चलेगा जहाँ से छोड़िएगा वहीं से वो कोण बना लेता है, एंगल बना लेता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई वस्तु खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से कोई चीज नचा रहा है, जहाँ से छोड़ रहा है वहां से क्या कर रहा है, वो अपना एंगल बना ले रहा है, कोण बना ले रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी यानी चंद्रमा चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, ठीक है। किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है, क्योंकि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा, उसका चक्कर लगाते रहता है। यानी त्वरण का मान नियत होता है, परंतु उसकी दिशा लगातार परिवर्तित होती रहती है। यानी त्वरण का मान क्या होता है? नियत रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसकी दिशा क्या हो रही है? लगातार बदल रही है। उसकी दिशा क्या हो रही है? लगातार परिवर्तित हो रही है। वेग तथा त्वरण की दिशाएं परस्पर लंबवत होती है। वेग और क्या होता है? वेग और दिशा की परस्पर वेग तथा त्वरण की दिशाएं क्या होती है? परस्पर यानी लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है, ठीक है। चलिए अब चौथा देखते हैं, अनियमित गति। कौन है? अनियमित गति के बारे में जानेंगे, ठीक है। अनियमित गति कौन है? अनियमित गति, रैंडम मोशन। जब कोई पिंड यानी किसी अनिर्धारित पथ पर अनिश्चित दिशाओं में अव्यवस्थित गति करता है, यानी अव्यवस्थित, अनियमित, यानी कहीं तेज माने अनियमित करता है, तो इसे अनियमित गति कहा जाता है। अनियमित गति जैसे जिंग जैंग गति भी कहा जाता है। यानी अनियमित गति को क्या कहते हैं? जिंग जैंग मोशन भी कहा जाता है, तथा ब्राउनियन गति भी कहा जाता है। यानी अनियमित गति को जिंग जैंग मोशन या ब्राउनियन गति भी कहा जाता है। जिंग जैंग और ब्राउनियन गति के बारे में आगे पढ़ेंगे, चलिए इसी चैप्टर में, ठीक है। सबसे पहले अब आगे देखते हैं। कह रहा है जैसे कि उसका उदाहरण देख लेते हैं अनियमित गति का। कह रहा है उदाहरण है आकाश में पक्षियों की गति। आकाश में पक्षियों की गति, गैसीय अणुओं की गति। क्या है? गैसीय अणुओं की गति, चींटियों की गति। क्या है? चींटियों की गति, धूल कणों की गति। क्या है? धूल कणों की गति। अब है गैसीय अणुओं की अनियमित गति। गैसीय अणुओं की अनियमित गति जानते हैं, गैसीय अणुओं की अनियमित गति। अब है घूर्णन गति के बारे में जानते हैं, रोटेटरी मोशन। घूर्णन गति, रोटेटरी मोशन। जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है, जब कोई पिंड अपने अक्ष के चारों ओर गति करता है तो यह उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। क्या कहलाती है? उस पिंड की घूर्णन गति कहलाती है। घूर्णन एवं वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी गति प्रतीत होती है। यानी घूर्णन एवं वृत्तीय गति में लगभग एक जैसी गति क्या होती है? प्रतीत होती है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि वृत्तीय गति में पिंड का अक्ष केंद्र पिंड से पृथक स्थिर होता है, जबकि घूर्णन गति में पिंड का अक्ष पिंड के अंदर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? पिंड के अंदर स्थित होता है, ठीक है। यानी कह रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया हमारा वृत्त, ठीक है। यहाँ पे घूर्णन अक्ष हो गया, यहाँ पे 23.5 डिग्री पर क्या कर रहा है? यानी पृथ्वी को काट रहा है 23.5 डिग्री पे, ठीक है। ये अपने अक्ष पर क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है, ठीक है। अब कह रहा है वाहनों के पहियों तथा स्टीयरिंग व्हील की गति, पृथ्वी का घूर्णन, हेलीकॉप्टर के ऊपर लगे पंखे की गति, यानी हेलीकॉप्टर के ऊपर जो पंखे की गति, लट्टू की गति आदि घूर्णन गति के प्रमुख उदाहरण है। यानी घूर्णन गति कौन कौन है? लट्टू की गति, यानी प्लेन एरोप्लेन के ऊपर जो पंखा चलता है उसकी गति, ठीक है। अब है स्टीयरिंग व्हील की गति, यानी जो ट्रैक्टर में चार चक्का में जो स्ट्रिंग लगी होती है उसकी गति। ये सब क्या है? वृत्तीय गति का उदाहरण है, सॉरी घूर्णन गति का उदाहरण है, ठीक है। अब आते हैं दोलन अथवा कंपन गति। कौन है? दोलन अथवा कंपन गति के बारे में जानेंगे। तीसरा जो है दोलन, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन कह रहा है जब कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे की गति करता है, यानी जब कोई पिंड अपनी मध्य स्थिति के
आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे क्या करता है, गति करता है, तो इसे उस पिंड की दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दोलन अथवा कंपन गति कहते हैं। उदाहरण है घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी के पेंडुलम की गति एक सिरे पर स्थिर तथा दूसरे सिरे को खींचकर छोड़े गए स्प्रिंग की गति। यानी कह रहा है घड़ी के पेंडुलम की गति एक सिरे पर स्थिर तथा दूसरे सिरे को खींचकर छोड़े गए स्प्रिंग की गति, सितार बजाते समय उसके तारों द्वारा की गई गति, कंपन, झूले की गति आदि, ये सब क्या है, दोलन अथवा कंपन गति है। यानी जो पेंडुलम घड़ी होती है, ठीक है, पेंडुलम घड़ी, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि ये हमारा पेंडुलम घड़ी होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज लटका होता है, कभी कभी यहाँ आएगा, कभी यहाँ आएगा, ठीक है, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, आगे पीछे जाएगा, इसे हम बोलते हैं दोलन अथवा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, दोलन अथवा कंपन गति। अब है प्रक्षेप गति के बारे में जानते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या है प्रक्षेप गति? प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल, पृथ्वी से आकाश की ओर प्रक्षेपित गई यानी फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से गुरुत्व बल ही कार्य करता हो। यानी कह रहा है पृथ्वी से आकाश की ओर फेंकी गई, पृथ्वी से आकाश की ओर फेंकी गई, प्रक्षेपित की गई, फेंकी गई ऐसी वस्तु जिस पर प्रमुख रूप से गुरुत्व बल ही कार्य करता हो, प्रक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाती है। यद्यपि प्रक्षेप पर अन्य बल भी कार्यरत हो परंतु गुरुत्व की तुलना में उनका प्रभाव नगण्य है। गुरुत्व के तुलना में उसका प्रभाव क्या है? नगण्य हो, ठीक है। वो क्या कहलाता है? प्रक्षेप गति कहलाता है। प्रक्षेप गति जो होता है, प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से अर्थात पृथ्वी की सतह के समीप फेंका जाता है तो यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में एक वक्रीय पथ में गति करता है। किस पथ में? वक्रीय पथ में गति करता है। प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किया गया पथ प्रक्षेप वक्र तथा उसकी गति प्रक्षेप गति कहलाती है। क्या कहलाती है? उसकी गति प्रक्षेप गति कहलाती है। अब है प्रक्षेप गति में प्रक्षेप द्वारा एक साथ तथा स्वतंत्र रूप से दो सरल रेखीय गतियां की जाती है। यानी प्रक्षेप गति में प्रक्षेप द्वारा एक साथ तथा स्वतंत्र रूप से दो सरल रेखीय गतियां की जाती है। कैसे क्या? दो सरल रेखीय गति की जाती है, ठीक है। अब है एक्स अक्ष पर, क्या है? एक्स अक्ष के बारे में जान लेते हैं। कह रहा है यानी एक्स अक्ष पर, ठीक है, यानी प्रक्षेप एक्स अक्ष पर एक समान वेग से क्षैतिज करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। यानी कह रहा है एक्स अक्ष पर प्रक्षेप एक्स यानी एक्स अक्ष पर एक समान वेग से क्या करता है? क्षैतिज गति करते हुए आगे बढ़ता है। वहीं वाई अक्ष पर जो प्रक्षेप है, वाई अक्ष पर एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर गति करते हुए नीचे की ओर जाता है। यानी एक्स अक्ष कहे तो एक समान क्षैतिज पर जाता है और वाई अक्ष पे कहे तो ऊर्ध्वाधर गति यानी नीचे की ओर करता है, ठीक है। यानी यू एक्स यानी एक्स अक्ष पर पिंड का वेग एक्स बराबर एक्स अक्ष के पिंड का त्वरण 0 होगा और वाई अक्ष पर पिंड का वेग ए वाई यानी वाई अक्ष पर पिंड का वेग त्वरण g होगा, ठीक है। यानी बिंदु ओ यानी प्रक्षेप बिंदु थीटा प्रक्षेप कोण ओ बी यानी क्षैतिज परास है, ठीक है। अब बिंदु ओ से बिंदु बी तक पहुंचने में लगा समय यानी उड्डयन काल कहलाता है। यानी बिंदु ओ से, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दे रहा है यू एक्स, यू वाई हो गया। अब यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, यू वाई बराबर यू साइन थीटा, ठीक है। यू वाई बराबर यू क्या है? साइन थीटा। यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, ठीक है। प्रक्षेप की महत्तम यानी ऊंचाई यानी हाईएस्ट ऊंचाई यू वाई बराबर क्या? यू वाई बराबर 0 हो गया। यू एक्स बराबर क्या होगा? यू कॉस थीटा। यू एक्स बराबर क्या होगा? यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे भी यानी जहाँ जाएगा वहाँ पे क्या बनाएगा? एंगल बनाते जाता है, ठीक है। चलिए इसको हम डिटेल से इसमें देख लेते हैं। और यहाँ से और यानी
ओ से लेकर एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं, परास या रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, परास या रेंज कहते हैं। ठीक है, अब आप प्रक्षेप्य बिंदु के बारे में देखते हैं। क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में देखते हैं। ठीक है, यानी वह बिंदु जहां से प्रक्षेप फेंकी गई वस्तु की गति प्रारंभ होती है, यानी वह बिंदु जहां से प्रक्षेप फेंकी गई वस्तु की गति क्या होती है, प्रारंभ होती है, उसका प्रक्षेप्य बिंदु कहलाता है। उसे क्या कहलाता है, प्रक्षेप्य बिंदु कहलाता है। संलग्न आरेख में इसे ओ से दर्शाते हैं, यानी संलग्न क्षेत्र में किससे, ओ से दर्शाते हैं। अब है उड़यन काल। क्या है, उड़यन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप बिंदु से महत्तम ऊंचाई यानी हाईएस्ट ऊंचाई तक पहुंचने तथा वहां से पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा कुल समय प्रक्षेप का उड़यन काल कहलाता है। यानी कह रहा है, और इसकी गणना अगर लिखित सूत्र से किया, टी बराबर 2u sin थीटा बाई जे, यानी कह रहा है प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप्य बिंदु से महत्तम ऊंचाई यानी हाईएस्ट ऊंचाई, ठीक है, तक पहुंचने तथा वहां से पुनः पृथ्वी में लगा कुल समय, ठीक है, यानी वहां से पुनः पृथ्वी तक पहुंचने में लगा कुल समय प्रक्षेप का उड़यन काल कहलाता है। इसकी गणना क्या है, यानी टी बराबर 2u sin थीटा बाई जी द्वारा करते हैं। ठीक है, अब करा प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप गति के दौरान प्रक्षेप द्वारा अर्जित की गई अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई कहलाती है। वह बिंदु जिस पर प्रक्षेप अपनी महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है उसे प्रक्षेप पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब है प्रक्षेप ए पर ए से दर्शाया जाता है, उसे किससे, ए से दर्शाया जाता है। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई को मीटर में व्यक्त किया जाता है। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई किससे, मीटर में व्यक्त किया जाता है। इसकी गणना अग्रलिखित सूत्र में है, जैसे एच मैक्सिमम बराबर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एच मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। ठीक है, अब आते हैं क्षैतिज परास अथवा परास, हॉरिजॉन्टल रेंज और रेंज के बारे में देखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज और रेंज के बारे में। प्रक्षेप, ठीक है, प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है, उसकी क्षैतिज परास अथवा परास कहलाती है। यानी प्रक्षेप द्वारा प्रक्षेप गति के दौरान अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक तय की गई कुल क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है, उसका क्षैतिज परास अथवा परास कहलाती है। इसे आर से व्यक्त किया जाता है। इस किससे व्यक्त किया जाता है, इसे आर से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब है यदि किसी पिंड को पृथ्वी के तल से 45 डिग्री के प्रक्षेप कोण थीटा पर फेंका जाए तो वह पिंड अधिकतम संभव परास प्राप्त करेगा। ठीक है, यानी कह रहा है यदि किसी पिंड को पृथ्वी के तल से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेप कोण थीटा पर फेंका जाए तो क्या करेगा, अधिकतम संभव परास क्या करेगा, रेंज प्राप्त करेगा। यानी परास की गणना यदि थीटा बराबर क्या 45 डिग्री, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जे, यानी साइन 90 बराबर 1, यानी आर बराबर यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी, यानी आर बराबर यू स्क्वायर बाई जी में करेगा। ठीक है, अब है पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार। अब है पहला आवर्ती गति। पुनरावृत्ति के आधार पर गति के प्रकार क्या है, आवर्ती गति। अब है जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति की जाती है, जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समयांतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति की जाती है तो इसे आवर्ती गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहा जाता है। आवर्ती गति करने वाले पिंड द्वारा अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय उसका समय अंतराल कहलाता है। समय अंतराल अथवा आवर्त काल कहलाता है।
यानी कह रहा है जब किसी गतिमान पिंड द्वारा एक ही पथ में एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति की पुनरावृत्ति की जाती है तो इसे आवर्ती गति कहा जाता है। आवर्ती गति करने वाले पिंड द्वारा अपने पथ पर स्थित किसी बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु तक पहुंचने में लगा समय उसका समय अंतराल अथवा आवर्त काल यानी टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, आवर्ती गति के प्रमुख उदाहरण है। आवर्त गति के क्या है प्रमुख उदाहरण है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है आवर्ती गति के प्रमुख उदाहरण, ठीक है, यानी घड़ी की विभिन्न सुइयों द्वारा की जाने वाली गति आवर्ती गति का सर्वाधिक समान उदाहरण है। यानी घड़ी की विभिन्न सुइयों द्वारा की जाने वाली गति आवर्ती गति का सर्वाधिक समान उदाहरण है। इसमें सेकंड वाली सुई 1 मिनट यानी 60 सेकंड में, मिनट वाली सुई 1 घंटे में 60 मिनट में तथा घंटे वाली सुई 12 घंटे में अपनी गति को पुनरावृत्त करती है। 12 घंटे में क्या करती है, दोहराती रहती है। ठीक है, दूसरा कह रहा है पृथ्वी की घूर्णन गति तथा सूर्य के चारों ओर की जाने वाली परिभ्रमण गति दोनों ही आवर्त गतियां हैं। दोनों कैसी गतियां हैं, आवर्त गतियां हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति का आवर्त काल 24 घंटे हैं, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति कितना है, 24 घंटा है, जबकि परिक्रमण गति का आवर्त काल कितना है, 1 वर्ष है। परिक्रमण काल का जो है कितने साल का है, 1 वर्ष, यानी 365 दिन का होता है, 365-66 दिन का होता है। ठीक है, अब है कह रहा है हृदय का धड़कन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, झूला कुर्सी, घड़ी के लोलक की गति आदि। ठीक है, यानी कह रहा है हृदय की धड़कन, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, झूला कुर्सी, घड़ी के लोलक की गति आदि, ये सब क्या है, ये परिभ्रमण काल है या परिक्रमण काल है। ठीक है, यानी क्या है, ये आवर्ती गति के प्रमुख उदाहरण थे। अब देखते हैं सरल आवर्त गति के बारे में। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहा है सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जब कोई पिंड एक सरल रेखा में आगे पीछे गति करता है, जब कोई पिंड क्या करता है, आगे पीछे गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, यानी घड़ी के लोलक द्वारा की जाने वाली दोलन गति सरल आवर्त गति कहलाती है। यानी क्या कहती है, यानी जो घड़ी के जो लोलक होता है, जो समय के साथ क्या होता है, आगे पीछे होता है। देखिए यहाँ पे फिगर में बना के दिया हुआ है, समय अवस्था, आयाम और एक आवर्त। ठीक है, यानी एक निश्चित समय पर आगे पीछे होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सरल आवर्त गति से संबंधित कुछ संकल्पना है, कुछ अवधारणा है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है समय अवस्था अथवा माध्य स्थिति, इक्विलिब्रियम पोजीशन और मेन पोजीशन। जब कोई कण अथवा पिंड किसी बाह्य बल के प्रभाव से मुक्त होता है और अपनी साम्य अवस्था में होता है तो यह स्थिति उसकी साम्य अवस्था अथवा माध्य स्थिति कहलाती है। कौन स्थिति, माध्य स्थिति कहलाती है। अब है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। कह रहा है यानी किसी कण अथवा पिंड द्वारा अपने एक दोलन पूर्ण करने में लगने वाला समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। यानी किसी कण अथवा पिंड द्वारा अपने एक दोलन पूर्ण करने में क्या हो रहा है, लगने वाला समय उसका आवर्तकाल कहलाता है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल वह न्यूनतम समय है जिसके पश्चात गतिमान कण अथवा पिंड अपनी गति को पुनरावृत्त करते हैं, अपनी गति को क्या करते हैं, पुनरावृत्त करते हैं। अब आते हैं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के बारे में। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हैं। यानी इकाई समय, यानी 1 सेकंड में किसी कण अथवा पिंड द्वारा किए जाने वाले दोलन की संख्या सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहलाती है। यानी कह रहा है इकाई समय यानी 1 सेकंड में किसी कण अथवा पिंड द्वारा किए जाने वाले दोलन की संख्या सरल आवर्त गति की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, जिसे चक्रण प्रति सेकंड द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, जिसे चक्रण प्रति सेकंड द्वारा भी क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। अब आते हैं काल फेज, कला फेज, जिसे कला को क्या बोलते हैं, फेज। यानी सरल आवर्त गति के दौरान किसी निश्चित समय पर कण अथवा पिंड के विस्थापन का परिमाण तथा उसकी दिशा कण की कला अथवा
अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। गति प्रारंभ करने के पहले कण की प्रारंभिक कला को इपॉक कहते हैं। क्या बोलते हैं? इपॉक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये उतना कोई खास कला वाला फेज वाला नहीं था। अब देखते हैं आवर्त गति और सरल आवर्त गति में अंतर देख लेते हैं। आवर्त गति और सरल आवर्त गति में अंतर देख लेते हैं। कह रहा है आवर्त गति, सरल आवर्त गति। आवर्त गति जो होता है ये आवर्ती गति में पिंड का विस्थापन पुनर्स्थापना बल की दशा में भी हो सकता है। यानी आवर्ती गति में पिंड का विस्थापन पुनर्स्थापना बल की दिशा में भी हो सकता है। इससे भिन्न दिशा भी कहते हैं, इससे भिन्न दिशा में भी होता है। आवर्त गति दोलनी भी हो सकती है, आवर्त गति दोलनी भी हो सकती है और नहीं भी। आवर्त गति दोलनी भी हो सकती है और नहीं भी। उदाहरण है घड़ी की सुइयों तथा वाहनों की गति, घड़ी की सुइयों तथा वाहनों की गति, घड़ी की सुइयों तथा वाहनों की गति। अब आते हैं कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी जब कोई पिंड घूर्णन गति या वृत्तीय गति करता है तो पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया कोण पिंड का कोणीय विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठीक है, अब है कोणीय वेग। सॉरी, इसको भी देख लेते हैं। सरल आवर्त गति, यानी सरल आवर्त गति में पिंड का विस्थापन सदैव पुनर्स्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। सरल आवर्त गति सदैव दोलनी होती है। इसका उदाहरण घड़ी के लोलक तथा स्प्रिंग की गति, यानी घड़ी के लोलक तथा स्प्रिंग की गति, ये सब क्या है? सरल आवर्त गति। अब आते हैं कोणीय वेग। यहाँ पे कोणीय विस्थापन था, यहाँ पे कोणीय वेग। एक और है कोणीय वेग, यानी जब कोई पिंड घूर्णन गति या वृत्तीय गति करता है तो पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बनाया गया कोण का कोणीय विस्थापन कहलाता है। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक रेडियन होता है। कोणीय वेग यानी वस्तु में समय के साथ कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कोणीय वेग कहता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया था। किसे किया था? ओमेगा से प्रदर्शित किया था। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब आते हैं न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, चलिए न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने 3 गति नियम दिए थे। ठीक है, उससे पहले न्यूटन के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि न्यूटन ने एक पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, यानी कैम्ब्रिज से पढ़ के जब उस समय फ्लैग बीमारी फैल गया था तो वो अपने घर आए थे, अपने बगीचा में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तो वो एक उनके सर पे एक सेव गिरा। तो वो ये सोचे कि सेव मेरे सर पे क्यों गिरा, किसके कारण गिरा। तो वो उसी समय से वो खोज किए और जाकर 1686 में ब्रिटिश वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन अपनी पुस्तक फिलॉसफी नेचुरल प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, प्राकृतिक दर्शन गणितीय सिद्धांत, ठीक है, में बाह्य बलों के प्रभाव में पिंडों की गति के संबंध में 3 महत्वपूर्ण नियम दे दिए। ठीक है, कब दिए थे? 1686 ईस्वी में अपने पुस्तक में। ठीक है, न्यूटन के गति नियम किसी पिंड पर लगने वाले बल और उसके प्रभाव से उस पिंड में उत्पन्न गति के मध्य संबंध प्रदर्शित करते हैं। न्यूटन के गति नियम का संक्षिप्त वर्णन निम्नवत है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका संक्षिप्त वर्णन। न्यूटन का प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन का प्रथम नियम या गति का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। इससे हम लोग को बल को क्या करते हैं? परिभाषित भी करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम गति के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी कोई वस्तु अगर विराम में है तो वो विराम में रहना चाहती है, अर्थात अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको क्या करता है? उसका विरोध करती है। इसका अर्थ है कि जब वस्तु पर अपर्याप्त बल न लगाया जाए तब तक वो गतिमान वस्तु की गति अवस्था में है। यानी जब तक कोई वस्तु लुढ़क रही है, जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल न लगाए तो क्या हो जाएगी? वो लुढ़कती रहेगी।
तथा स्थिर वस्तु विराम की अवस्था में बनी रहती है, तथा स्थिर वस्तु क्या रहती है, विराम की अवस्था में बनी रहती है। इस प्रकार वस्तुएं अपनी क्या करती है, स्थिति को लेकर जड़ता प्रदर्शित करती है। क्या करती है, यानी अपनी स्थिति क्या करती है, जड़ता प्रदर्शित करती है। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। दैनिक जीवन में जड़त्व के उदाहरण कह रहा है, बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा व्यक्ति यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। यानी बस के अचानक चलने पर उसमें जो खड़ा यात्री होता है वो क्या होता है, पीछे की ओर गिरने लगता है। कारण है, बस के अचानक चलने पर यात्री के शरीर का निचला भाग बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आया। बस का जो संपर्क में होने की वजह से क्या होता है, निचला भाग गति में आ जाता है, जबकि उसके शरीर का ऊपरा भाग क्या होता है, जड़त्व के कारण स्थिर अवस्था में रहता है। क्या रहता है, निचला भाग जो है गति की अवस्था में रहता है, ऊपरा भाग क्या होता है, मैंने स्थिर अवस्था में रहने का प्रयास करता है, ठीक है। इस प्रकार शरीर का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है और यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। यात्री क्या हो जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है। अब है, पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसमें फूल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। यानी जब हम लोग पेड़ को हिलाते हैं तो उसके जो शाखा होता है उस शाखा से क्या होता है, फूल टूट के नीचे गिर जाते हैं। क्यों, कारण है, पेड़ की शाखा को हिलाने पर शाखा गतिमान हो जाती है, ठीक है। यानी पेड़ को जब झकझोरते हैं तो उसके शाखा क्या होता है, गति में आ जाती है, और जो फूल है क्या, स्थिर अवस्था में है, ठीक है, और गतिमान हो जाती है। जबकि फल जड़त्व के कारण अपने स्थान पर स्थिर रहने का प्रयास करते हैं और परिणाम स्वरूप ये शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, और शाखा से अलग होकर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब है न्यूटन का द्वितीय गति नियम, न्यूटन का द्वितीय न्यूटन सेकेंड लॉ। पहला का जो था गैलीलियो का नियम बल का, इसमें हम लोग परिभाषित बल के द्वारा परिभाषित न्यूटन का करते हैं, न्यूटन को करते हैं फर्स्ट नियम को। जड़त्व का नियम है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का फर्स्ट नियम को, ठीक है। अब न्यूटन का द्वितीय गति नियम जानते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। निकारा न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, तथा इस दर की दिशा पिंड पर आरोपित बल के अनुदिश होती है। क्या होती है, यानी इस पर आरोपित बल के अनुदिश होती है। कह रहा है, यानी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर प्रोपोर्शनल टू पिंड पर आरोपित बल, अर्थात एम ए प्रोपोर्शनल टू एफ अथवा एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए बराबर के एम ए, यानी के समानुपातिक नियतांक है, ठीक है। यदि के बराबर 1 है तो एफ बराबर एम ए होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। अब आते हैं संवेग मोमेंटम के बारे में। किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही उसका संवेग कहलाता है। किसी पिंड के वेग और द्रव्यमान का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उसका संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, जिसे पी से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, पी से व्यक्त किया जाता है। इसका मात्रा केजी मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मात्रा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। यदि दो पिंडों m1 और m2 का वेग एक समान हो तो भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। भारी पिंड का वेग कैसा होगा, अधिक होगा। संवेग p द्रव्यमान m गुने वेग v होगा। अब आते हैं द्वितीय गति के उदाहरण। देखिए द्वितीय गति से हम लोग क्या मिलता है, बल का व्यंजन प्राप्त होता है, यानी बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। द्वितीय गति के नियम जो है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, ठीक है। यानी तेज गति से आती हुई गेंद संवेग अधिक होता है। यानी तेज गति से जब कोई वस्तु आती है तो उसका क्या होता है, संवेग अधिक होता है। इसलिए उसको रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है, यानी शून्य तक क्या कम करना होता है। और गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे की ओर खींचने के कारण खिलाड़ी का संवेग शून्य करने के कारण लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगता है। उसे क्या मिलता है, उसे चोट नहीं लगता है। अब है, वाहनों में यात्रियों को झटके से बचाने के लिए शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। यानी कहा जाता है, यानी वाहनों में यात्रियों को झटकों से बचने के लिए उसमें शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शॉकर, ठीक है। गाड़ी में शॉकर हच्चू कुचू करता है, जो शॉकर होता है। कारण वाहनों में लगे शॉक एब्जॉर्बर गति के दौरान लगने वाले झटकों से
उत्पन्न गतिज ऊर्जा को अवशोषित करके ऊर्जा के किसी अन्य स्वरूप यानी समांतर उष्मा में परिवर्तित कर देते हैं और झटकों की तीव्रता को कम कर देते हैं। झटके की तीव्रता को क्या कर देते हैं? कम करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया ले। न्यूटन का थर्ड नियम कहता है यानी जितना बल से गेंद को नीचे पटकिएगा उतने बल से गेंद ऊपर की ओर आएगा। वहां पे क्या होगा? क्रिया के प्रतिक्रिया बल लगता है, ठीक है। यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल आरोपित करती है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतने ही बल विपरीत दिशा में क्या करती है? आरोपित करती है। न्यूटन के तीसरे गति के नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, जिसे एफ ए बी बराबर एफ बी ए कहा जाता है, ठीक है। अब तृतीय गति नियम के उदाहरण जान लेते हैं। तृतीय गति नियम यानी कह रहा है कि यानी हम लोग बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं, ठीक है, जब गोली छोड़ते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट शीशा पर लगता है, ठीक है, शीशा पर लगता है। तो जो शीशा है वो क्या करता है? अस्थाई प्रतिक्रिया बनाए रखता है। यानी अस्थाई मतलब परिवर्तन मतलब क्या होता है? यानी बंदूक छोड़ते हैं तो शीशा क्या होता है? बिना फूटे हुए क्या होता है? छेद करके निकल जाता है। वहीं हम एक हथौड़े से मार दे धीरे से तो चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन वही बंदूक से जो बेग से निकलता है वो उसके चलते क्या हो जाता है? वो अस्थाई हो जाता है। ये तृतीय गति कह रहा है बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर क्या होता है? झटका लगता है। यानी जितने बेग से वो आदमी आगे की ओर मारता है उतने बेग से क्या होता है? पीछे की ओर बंदूक करता है। यानी अगर हम सही से कंधा पे ना रखें तो क्या हो जाएगा? कंधा तोड़ देगा, ठीक है। अब है कारण है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोली जितने बल से आगे की ओर गतिशील होती है वह उतने ही बल बंदूक पर प्रतिक्रिया स्वरूप पीछे की ओर आरोपित करता है, जो व्यक्ति को बंदूक के झटके के रूप में अनुभव होता है। जो बंदूक के रूप में क्या होता है? अनुभव होता है। अब है चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ती है। चप्पू चलाने पर नाव क्या होती है? आगे बढ़ती है। कह रहा है चप्पू चलाने नाव आगे बढ़ती है। कारण है नाव चलाते समय जितना बल व्यक्ति द्वारा चप्पू के माध्यम से जल पर लगाया जाता है उतना ही बल जल द्वारा नाव पर विपरीत दिशा में लगाया जाता है। किसमें? विपरीत दिशा में लगाया जाता है और नाव जल में आगे बढ़ती रहती है और नाव में आगे क्या होते हैं? बढ़ती रहती है। तीसरा कह रहा है रॉकेट एवं वायुयानों की गति। रॉकेट और वायुयानों की गति कारण है वायुयान अथवा रॉकेट इंजन द्वारा पीछे की ओर गैसों का उत्सर्जन करने पर उनमें गैसों द्वारा भी वायुयान पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल अर्थात धक्का लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? धक्का लगाया, जिससे वायुयान आगे की ओर गति करता है। जिससे क्या करता है? वायुयान आगे की ओर गति करता है। यानी रॉकेट एवं वायुयानों की जो गति होती है क्या करता है? वायुयान अथवा रॉकेट इंजन पीछे की ओर क्या करता है? गैसों का उत्सर्जन करके उन गैसों द्वारा भी वायुयान पर आगे की ओर क्या करता है? प्रतिक्रिया बल धक्का लगाया जाता है, जिससे वायुयान आगे की ओर गति करता है। जिससे वायुयान क्या करता है? आगे की ओर गति करता है। अब आते हैं दूरी तथा विस्थापन के बारे में, ठीक है। दूरी हम यहाँ से चले वहां तक गए तो क्या हुआ? दूरी हुआ। वो फिर यहाँ से यहाँ यानी जहाँ पर अस्थिर है। विस्थापन होता है एक शॉर्टेज दूरी, ठीक है। दूरी होता है यानी कोई चीज कर रहा है यानी गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समयांतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती है। और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। अब आते हैं गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है जो वस्तु की स्थिति के परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कह रहा है यानी कोई वस्तु यहाँ से चला यहाँ तक गया और जो इसका न्यूनतम सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कोई व्यक्ति है ऐसे 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 करके ऐसे गया तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसे दूरी बोलते हैं। और ये सबसे छोटी दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूरी और विस्थापन का कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है उदाहरण नंबर 1 जो है, चलिए दोनों एक ही में कर लेते हैं। देख लीजिए कह रहा है कि उदाहरण 1 यानी एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न दिशाओं में की गई गति, ठीक है। कोई व्यक्ति है क्या कर रहा है? यानी विभिन्न दूरियों से गति कर रहा है। जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ये व्यक्ति, ठीक है, यहाँ से किया 4 मीटर चला, फिर बी 3 मीटर चला, सी 2 मीटर चला, डी 2.5 मीटर चला, ई
3.2 मीटर चला, एफ 3 मीटर चला, ठीक है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी 14.7, यानी सबको हम जोड़ देंगे, यानी व्यक्ति का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु एफ तक की न्यूनतम दूरी कितनी है? 3 मीटर है। यानी ये देखा जाता है, यानी यहाँ से यहाँ, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ की न्यूनतम दूरी कितना है? 3 मीटर, और लंबाई कितना हो गया? 14.7 मीटर, ठीक है। अब आते हैं, अब है उदाहरण 2, यानी एक कार द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, ठीक है। कह रहा है कार द्वारा तय की गई दूरी वृत्ताकार पथ की परिधि यानी 144.51 मीटर है, ठीक है। अब है एक चक्कर पूरा करने के बाद कार विस्थापन बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कोई वस्तु एक चक्कर लगा के जिस बिंदु से स्टार्ट हुई तो वही बिंदु पर आ गई तो क्या हो जाएगा? वहां पे विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, विस्थापन यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। कह रहा है यानी यदि कोई व्यक्ति वस्तु विभिन्न दूरियां तय करने के पश्चात पुनः अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो वस्तु क्या कहलाती है? विस्थापन उसका 0 होगा, उसका विस्थापन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। दूरी तथा विस्थापन में अंतर देख लेते हैं, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। कह रहा है दूरी और विस्थापन, दूरी सदैव धनात्मक होती है, दूरी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। दूरी और विस्थापन जो होता है, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। दूरी क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है, और विस्थापन पॉजिटिव निगेटिव और शून्य कुछ भी हो सकता है। दूरी केवल परिणाम को व्यक्त करती है, दूरी क्या करता है? केवल परिणाम को व्यक्त करता है। विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है, यानी विस्थापन क्या करता है? परिणाम तथा विस्थापन परिणाम तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। यह एक अदिश राशि है, यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। यह सदिश राशि है, यह विस्थापन कैसी? एक सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों है। जो दूरी होता है इसका मान 0 नहीं हो सकता है और विस्थापन 0 हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा है चाल तथा वेग यानी किसी निकाय द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी उस निकाय की चाल कहलाती है, यानी किसी समयांतर, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कह रहा है किसी निकाय द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी उस निकाय की चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है, इसका ऐसा पद्धति में चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इससे बीमा एल पर टी होता है, यानी ठीक है। ये चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल, ठीक है। यानी कह रहा है समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के विस्थापन की दर उस पिंड का वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। यानी कह रहा है समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के विस्थापन की दर क्या कहलाती है? उस पिंड का वेग कहलाती है। अर्थात किसी पिंड द्वारा एकांक समय यानी 1 सेकेंड में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी उस पिंड का वेग कहलाती है। क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। वेग एक सदिश राशि, इसका ऐसा पद्धति के अनुसार इसका भी मात्रक मीटर पर सेकेंड बीमा एल पर टी होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे चाल और वेग में अंतर। चाल और वेग में अंतर कर रहा है चाल, यहाँ पे वेग, ठीक है। चाल एक दूसरे के पूरक है, जैसे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसके वस्तु की चाल कहते हैं, और वेग जो होता है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यहाँ पे होता है विस्थापन, यहाँ पे होता है दूरी, ठीक है। चाल में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है, और वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है। ये जो चाल होता है ये अदिश राशि है, और वेग क्या है? सदिश, जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। कह रहा है चाल जो है किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिणाम के बराबर या उससे अधिक भी हो सकता है, और वेग जो है किसी वस्तु के वेग का परिणाम उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग, यानी जब दो या दो से अधिक पिंड गतिमान हो, जब दो या दो से अधिक पिंड क्या हो? गतिमान हो, तो उनके एक दूसरे के प्रति वेग की स्थिति
सापेक्ष वेग कहलाती है। यदि दो पिंडों के एक ही दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष वेग का मान धनात्मक एवं परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान होने पर सापेक्ष वेग का मान ऋणात्मक होता है। क्या हमारा सापेक्ष वेग का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यानी कह रहा है जब दो या दो से अधिक पिंड गतिमान हो तो उनकी एक दूसरे के प्रति वेग की स्थिति सापेक्ष वेग कहलाती है। यदि दो पिंड एक ही दिशा में गतिमान हो तो सापेक्ष वेग का मान धनात्मक एवं परस्पर विपरीत दिशा में गतिमान होने पर सापेक्ष वेग का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण, एक्सेलरेशन यानी किसी विशिष्ट समयांतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी विशिष्ट समयांतराल में वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यदि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के वेग में वृद्धि होती है तो इसे त्वरण कहा जाता है। यानी कह रहा है किसी विशिष्ट समयांतराल में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि समय के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड के वेग में वृद्धि होती है तो इसे त्वरण कहा जाता है, तथा यदि समय के सापेक्ष वेग में कमी होती है तो इसे मंदन कहते हैं। जैसे तेज दौड़ती हुई कार के ब्रेक लगाने पर कार की गति कम हो जाना। यानी तेज दौड़ती हुई कार के ब्रेक लगने पर कार की गति को क्या होना? यानी कम हो जाना। त्वरण एवं सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है जिसका मात्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब है अगला पेज, अगला देखते हैं। यानी त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी v माइनस यू बाई टी। कर रहा है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय है, जहां ए क्या है? त्वरण, v के अंतिम वेग u है प्रारंभिक वेग, t है समय अंतराल। अब आते हैं गति के समीकरण। गति के 3 गो समीकरण है। गति के कितने समीकरण है? 3। चलिए देख लेते हैं कौन कौन। यदि किसी गतिमान पिंड का त्वरण नियत हो तो उस पिंड की गति से संबंधित विभिन्न चरों जैसे वेग, विस्थापन, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध प्रदर्शित करने के लिए गति के 3 समीकरण को प्रयोग में किया गया है। कितने समीकरण? 3। चलिए अब गति का प्रथम नियम जो है v बराबर u प्लस ए टी होता है। यानी गति का प्रथम नियम कौन होता है? सिर्फ सिंपल गति v बराबर u प्लस ए टी। यानी कह रहा है यानी गति का प्रथम नियम यह समीकरण वेग, समय तथा त्वरण के मध्य संबंध दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण से समय अंतराल में अंतिम वेग में प्राप्त करता है तो इसे का समय v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर u प्लस ए टी होता है। ठीक है, अब आते हैं गति का दूसरा नियम। ये होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता है गति का दूसरा? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यानी गति का द्वितीय समीकरण। यह समीकरण विस्थापन वेग तथा त्वरण के मध्य संबंध को दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से समय अंतराल t में दूरी तक विस्थापित होता है तो विस्थापन से संबंध s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। अब आते हैं समीकरण तीसरा, गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम कहता है कि वेग, विस्थापन, त्वरण के मध्य संबंध दर्शाता है। वेग, विस्थापन और त्वरण के बीच क्या होता है? संबंध दर्शाता है। जब कोई पिंड प्रारंभिक वेग से त्वरण के साथ दूरी तय करने में अंतिम वेग को प्राप्त करता है तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या होता है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, अब आते हैं बल। बल के बारे यानी फोर्स के बारे में। अब आते हैं बल, फोर्स। कह रहा है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति परिवर्तन करता है। यह परिवर्तन करने का प्रयास करता है, यानी आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है जिसका परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। जिसका परिणाम एवं दिशा दोनों होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है जिसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दर्शाया जाता है। बल क्या है? बल का मात्रक न्यूटन होता है जिसे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बल के विभिन्न रूप एवं उनके उदाहरणों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले है धक्का यानी पुश करना, यानी धक्का देकर दरवाजा खोलना।
हम लोग कोई चीज को क्या दरवाजा जो होता है उस धक्का दे क्या करते हैं, उसे खोलते हैं, यानी पुश करना। तो वहां पे क्या लग रहा है, हमारा बल लग रहा है। अब है खिंचाव यानी पुल, रिक्शा चालक द्वारा रिक्शा खींचना, ठीक है। यानी जितना पाडिल मारते हैं तो हम जो खींचते हैं ताकि पीछे आदमी जो बैठा रहता है तो क्या होता है, वो हम पुल कर रहे हैं, यानी उसको खींच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा बल लग रहा है। अब है संपीड़ित यानी कंप्रेशन, यानी किसी चीज को दबाना, ठीक है। यानी गैस को संपीड़ित करके उन्हें सिलेंडरों में भरना, यानी गैस को संपीड़ित करके उनके क्या करना, सिलेंडरों में भरना। अब है तनाव टेंशन, यानी रबड़ के दोनों सिरों को खींचना, यानी रबड़ जो होता है उसके दोनों सिरों को खींचना। ये सब क्या है, बल का प्रकार है। वायु प्रतिरोध यानी गतिशील वाहन पर उसकी गति की दिशा के विपरीत वायु द्वारा आरोपित बल, उसके विपरीत वायु द्वारा क्या आरोप बल क्या कहलाता है, वायु प्रतिरोध कहलाता है। अब है घर्षण फ्रिक्शन, यानी वाहनों एवं व्यक्तियों का सड़क पर चलना, वाहनों एवं व्यक्तियों को सड़क पर चलना क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब है बलों के प्रकार, यानी कह रहा है बलों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, यानी जो बल होते हैं, फोर्स होते हैं, इसको कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, संपर्क बल और संपर्क बल, यानी सब बलों को कौन है, संपर्क बल के बारे में जानते हैं, सॉरी संपर्क बल और गैर संपर्क बल, ठीक है। कौन कौन, संपर्क बल और गैर संपर्क बल, ठीक है, दो प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं संपर्क बल के बारे में। कौन बल, संपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी ऐसे बल जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से आरोपित होते हैं, यानी परोक्ष रूप से क्या होते हैं, आरोपित होते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। कह रहा है वह बल जो संबंधित निकाय यानी प्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्टली अथवा किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से आरोपित होता है, संपर्क बल कहलाता है। इसके प्रमुख निम्न उदाहरण है, जैसे कि आरोपित बल, यानी किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित किया गया बल आरोपित बल कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा मेज को धक्का देकर उसका किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित करना, यानी हम कहते हैं कि आरोपित बल, यानी क्या कर रहे हैं, कोई वस्तु है उसे हम ठकेल देते हैं, ठीक है, उससे जो जगह का परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आरोपित बल कहते हैं। अब आते हैं दूसरा है इसी का लंबवत बल, ठीक है। कौन है, लंबवत बल, यानी नॉर्मल फोर्स, यानी किसी स्थिर वस्तु द्वारा अपने संपर्क में स्थित वस्तु पर लंबवत लगाया गया सहायक बल जो उस वस्तु को स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है, लंबवत बल कहलाता है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक पर मेज की सतह द्वारा पुस्तक के भार को सहारा आच्छाय देने वाला बल, यानी कह रहा है मेज पर रखी पुस्तक मेज की सतह द्वारा पुस्तक के भार को सहारा यानी आच्छाय देने वाला बल क्या कहलाता है, लंबवत बल कहलाता है। अब एक घर्षण बल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, यानी किसी सतह द्वारा आरोपित वह बल जो उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। कला घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स किसी सतह द्वारा आरोपित वह बल जो उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण है गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगाया गया बल, गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगाया गया बल, यानी गतिमान कार पर सड़क द्वारा लगाया गया बल जो होता है क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। यानी जो घर्षण बल होता है यानी क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, हम आगे की ओर चलते हैं तो घर्षण बल क्या करता है, पीछे की ओर बल लगाता है, ठीक है। अब आते हैं तनाव बल, चौथा है तनाव बल के बारे में जानते हैं। कह रहा है तनाव बल टेंशन फोर्स, अब है तार रस्सी केबल धागा आदि
के दोनों विपरीत सिरों को खींचने पर उसमें लगने वाला बल तनाव बल कहलाता है। यानी जो दो डोरों को लेकर उसे हम खींचते हैं, जो खींचने का जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? तनाव बल कहते हैं। अब आते हैं स्प्रिंग बल के बारे में। कौन बल? स्प्रिंग फोर्स के बारे में। किसी संपीड़ित, कंप्रेस्ड अथवा खींची हुई स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी हुई वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्प्रिंग बल कहलाता है। कह रहा है स्प्रिंग बल यानी किसी संपीड़ित अथवा खींची हुई स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी हुई वस्तु पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है? स्प्रिंग बल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्रिंग बल कहलाता है। ठीक है। अब है गैर संपर्क बल के बारे में जानते हैं। गैर संपर्क बल नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स गैर संपर्क बल यानी ऐसा बल जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना उस पर आरोपित किए जाते हैं, गैर संपर्क बल कहलाता है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। यह एक आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स है जो द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों के मध्य कार्य करता है। द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों पर क्या करता है? कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौरमंडल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यानी कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल यह एक ऐसा आकर्षण बल है जो द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों के मध्य कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौरमंडल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर उछाली गई सभी वस्तुएं क्या है? निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती है। यानी हम कहते हैं यानी कोई वस्तु को ऊपर उछालते हैं, ठीक है, तो जैसे खूब दूरी पर उछालते हैं और उछालने के बाद फिर वो क्या होता है? एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक के फिर से कुछ सेकंड के लिए फिर से नीचे जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अब है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। स्थिर विद्युत बल, ठीक है, यानी दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत बल कहलाता है। उदाहरण है अब है कंधे को कपड़े पर रगड़ने के पश्चात कागज के सूक्ष्म टुकड़े के समीप ले जाने पर कागज के टुकड़े कंधे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। यानी कुछ देर तक हम बाल को क्या करते हैं? बाल में रगड़ते हैं, कंघी को रगड़ते हैं, तो कुछ समय के बाद क्या होता है? कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो कंघी में क्या होते हैं? सटने लगते हैं। ठीक है। अब है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी विद्युत आवेशित कणों अथवा पिंडों के मध्य कार्यरत आकर्षण बल अट्रैक्शन फोर्स। प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। अब है समान आवेश वाले कण एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं। यानी क्या है? चुंबकीय बल जो है विद्युत मैग्नेटिक फोर्स विद्युत आवेशित कण अथवा पिंडों के मध्य कार्यरत आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण पुल्सिंग बल चुंबकीय बल कहलाता है। अब समान आवेश वाले कण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश वाले कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण है चुंबकों के समान सिरों को एक दूसरे से दूर हटाना एवं विपरीत सिरों का एक दूसरे के पास आना क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण कहलाता है। प्रतिकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिकर्षण बल कहलाता है। यानी चुंबक को क्या करता है? एक दूसरे को यानी तोड़ के क्या होता है? एक दूसरे को पास करता है, एक दूसरे को दूर भी करता है, उसके निगेटिव पॉजिटिव करते हैं तो क्या होता है? उसे प्रतिकर्षण बल कहते हैं। ठीक है। अब है अभिकेंद्रीय बल के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में जानेंगे। अभिकेंद्रीय, ठीक है, अभिकेंद्रीय से पता चल रहा अभी यानी अंदर की ओर, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। अब है अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यानी वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। यानी कह रहा है वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? केंद्र की ओर होती है। यानी कह रहा है कि यानी अप केंद्रीय,
यानी अप माने अंदर की ओर, ठीक है। यानी जो बल केंद्र की ओर लगता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। यानी केंद्र की ओर जो लगा उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं होता है। इस बल के अभाव में वृत्तीय गति क्या होता है, संभव नहीं होता है। वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण v² उत्पन्न होता है। v² उत्पन्न होता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। जिसकी दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए फिगर दिया हुआ है, यानी अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे दे रहा है। फोर्स बल कहाँ लग रहा है, अंदर की ओर, और केंद्र यहाँ पे केंद्र है, ठीक है। और ये अभिकेंद्रीय बल हो गया जो अंदर की ओर लग रहा है। F बराबर ma यानी v²/r। अब है अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोगों के बारे में देख लेते हैं। अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग कुछ है उसके बारे में। अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग करा ग्रहीय पिंडों के परिक्रमण गति में, जैसे ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण, ग्रहों द्वारा क्या करना, सूर्य का परिक्रमण, अभिकेंद्रीय बल ही प्रभावी होता है। अभिकेंद्रीय बल ही क्या होता है, प्रभावी होता है। किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न होता है। डोरी की ओर क्या, एक तनाव उत्पन्न होता है। वृत्तीय गति का समाप्त होने पर यह डोरी छोड़ते ही पत्थर सरल रेखीय गति में गति करता है। यानी डोरी छोड़ते ही क्या करता है, सरल रेखा में क्या करता है, गति करने लगता है। तो वो क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग है। अब कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण प्राप्त होता है, ठीक है। अब आते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय यानी अप माने बाहर, अप माने बाहर की ओर फोर्स जो लगता है। यानी वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रक्रिया में उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है। यानी केंद्र के बाहर की ओर जो कार्य करता है उसे हम अपकेंद्रीय फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यह एक प्रकार का आभासी बल होता है। यह एक प्रकार क्या होता है, आभासी बल होता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। उदाहरण है वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन, ठीक है। अब है दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल पर क्रियाशील है। किस पर क्रियाशील है, अपकेंद्रीय बल पर क्रियाशील, यानी F बराबर mv²/r। अब है बल आघूर्ण के यानी टॉर्क के बारे में जानते हैं। कह रहा है बल आघूर्ण टॉर्क, ठीक है। कह रहा है वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन यानी रोटेशन और ट्विस्टिंग उत्पन्न करता है बल आघूर्ण कहलाता है। वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उस पिंड को अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है, ठीक है। तथा पिंड इसी अक्ष पर घूर्णन करता है। पिंड जो है क्या करता है, इसी अक्ष पर घूर्णन करते रहता है, ठीक है। अब आते हैं बल आघूर्ण को टाउ। बल आघूर्ण को किसके द्वारा, टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। बल आघूर्ण यानी टाउ पिंड पर लगाए गए बल के परिणाम F तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी I के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे टाउ बराबर क्या होता है, Fx होता है। टाउ बराबर क्या होता है, Fx F इंटू L होता है, ठीक है। यानी फोर्स और F इंटू L, L को मीटर से दर्शाया जाता है, ठीक है। अब आते हैं आगे, कह रहा है यानी पिंड के बारे में। पिंड के अक्ष से अधिक दूरी पर बल लगाने से यह अधिक प्रभावी होता है। यानी पिंड के अक्ष से अधिक दूरी पर बल लगाने से क्या होता है, यह अधिक प्रभावी होता है। उदाहरण है पेचकस, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर
के द्वारा पेच घुमाना, दरवाजे के हत्थे कब्जे से दूर लगाना, गन्ने पेरने की मशीन में बैलों को केंद्र से दूर बांधकर घुमाना, ये सब क्या है, बल आघूर्ण के उदाहरण है। यानी हम क्या करते हैं, कोल्हू का बैल, जैसे बोलते हैं कोल्हू का बैल, यानी कोल्हू यानी क्या करते हैं, बैल को बांध के तेल जो पेरने का काम होता है सर्कल सर्कल पे, वो क्या होता है, इसी के बल पे काम करता है। जो हम पेचकस का यूज करते हैं उसका भी हम किस में यूज, बल आघूर्ण के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बल युग्म कपल। बल युग्म यानी बल से ही पता चला बल युग्म यानी बल को जोड़ना। जब किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में दो बराबर तथा समानांतर बल इस प्रकार कार्य करते हो कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो, तो उन बलों को बल युग्म कहते हैं। जैसे बल युग्म का परिणामी बल शून्य होता है, इसका यह सही मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। यानी जिस तरह बल आघूर्ण का होता है उसी तरह उसका मात्रक भी बल युग्म का मात्रक सेम होता है। ठीक है, यानी कह रहा है जब किसी पिंड पर विपरीत दिशा में दो बराबर तथा समानांतर बल इस प्रकार कार्यरत होते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो, तो उन बलों को बल युग्म कहा जाता है। बल युग्म का परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, इसका यह सही मात्रा न्यूटन मीटर होता है। अब आते हैं जड़त आघूर्ण के बारे में, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के बारे में। जड़त्व से ही पता चलता है कोई वस्तु जब विराम में रहना चाहता है तो विराम में है, गति में है तो गति में अवस्था में रहता है। ठीक है, तो जड़त आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड के घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध, यानी घूर्णन गति क्या कर रहा है, परिवर्तन का विरोध कर रहा है। जड़त आघूर्ण के पिंड के आकार उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी के पर क्या करता है, निर्भर करता है। उसके दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब है किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णनशील पिंड कोनों का निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड यानी अर्थात सभी कोनों के कुल द्रव्यमान तथा उसकी अक्ष से दूरी आर के वर्ग के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। यानी आई बराबर ई एम आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर, आई बराबर क्या, सिग्मा एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये जड़त आघूर्ण के फॉर्मूला, आई बराबर सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब आते हैं बल आघूर्ण के बारे में। क्या है बल आघूर्ण, फ्रैक्शनल फोर्स, घर्षण बल जिसे बोलते हैं, बल आघूर्ण नहीं घर्षण बल, घर्षण बल। ठीक है, घर्षण फ्रैक्शन ऑफ फोर्स। जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करती है, जब कोई वस्तु किसी सतह से सट के गति करने का प्रयास करती है तो अथवा गति करती है, तो वस्तु एवं उसके सतह के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु की गति का विरोध करती है। यह बल वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है, जिससे घर्षण बल कहते हैं। यानी हम जब चलते हैं तो एक बल जमीन और मेरे बीच में क्या लगता है, एक घर्षण बल लगता है जो प्रतिक्रिया यानी विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, जब तक विपरीत दिशा में नहीं लगेगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो वही कहलाता है क्या, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब आता है घर्षण बल यानी फ्रैक्शन फोर्स। दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल और गति घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल और गति घर्षण बल। चलिए स्थैतिक घर्षण बल के बारे में जानते हैं। कह रहा है स्थैतिक घर्षण यानी स्टैटिक्स फंक्शनल फोर्स, यानी किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। यानी किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जैसे पुस्तक को स्थिर मेज पर खिसकाना, पुस्तक को स्थिर मेज पर क्या करना है, खिसकाना। अब है सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स, लिमिटिंग फ्रैक्शनल फोर्स, यानी जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान लगातार बढ़ाया जाता है, जब भी किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान लगातार बढ़ाया जाता है तो वह वस्तु एक अधिक बल के पश्चात गतिमान हो जाती है। एक अधिक बल के कारण क्या होती है, गतिमान हो जाती है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब है गतिक घर्षण बल। ठीक है, गतिक घर्षण बल यानी डायनेमिक फ्रैक्शनल फोर्स, गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। ठीक है, डायनेमिक
फ्रैक्शनल फोर्स, यानी गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल गति घर्षण बल कहलाता है। यानी गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है क्या कहलाता है? गति घर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है? गति घर्षण बल कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, लोटनी के घर्षण बल और कौन है? सर्पी घर्षण बल। ठीक है, लोटनी घर्षण बल और सर्पी घर्षण। लोटनी जो होता है यानी रोलिंग फ्रैक्शनल फोर्स, किसी तल पर लुढ़क कर चलने वाली वस्तु को की गति को क्या बोलते हैं? विरोध करने वाला बल को लोटनी घर्षण कहते हैं। यानी जब गेंद चलता है तो क्या होता है? लुढ़क कर चलता है, तो लुढ़क कर चलना ही क्या कहलाता है? लोटनी के घर्षण कहलाता है। जैसे वाहनों के पहियों तथा भूमि के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो लोटनी घर्षण होता है। ठीक है, अब है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के पहियों। ठीक है, अब है लोटनी घर्षण। लोटनी घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। अब है सर्पी घर्षण बल, स्लाइडिंग फ्रैक्शनल फोर्स, यानी समतल पर फिसल कर, क्या है? समतल पर फिसल कर सर्पी घर्षण बल, यानी समतल पर फिसल कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? सर्पी घर्षण बल कहलाता है। बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के मध्य लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। बिना पहिए की किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी जमीन के मध्य लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। अब है घर्षण के उपयोग, क्या है? घर्षण के उपयोग। अब है यानी सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के पहिए फिसलने लगता है। सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने के कारण गाड़ियों के पहिए क्या होता है? फिसलने लगता है। घर्षण की अनुपस्थिति में मशीन कार्य नहीं करते हैं। घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें क्या करती है? कार्य नहीं करती है। घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज लिखना संभव है। यानी घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है। अगर इसमें अगर घर्षण नहीं रहता तो ये लिख ही नहीं पाता। ठीक है, घर्षण के कारण हम ये क्या कर रहे हैं? इस बोर्ड पर लिख रहे हैं। अब है ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के कारण ही होता है। देखिए हम क्या करते हैं कि ईंटा को जब सरियाते हैं तो वो घर्षण के कारण ही क्या होता है? वो उससे अलग नहीं हो पाता है, तो क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। अब है घर्षण से हानि के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, घर्षण से हानि यानी घर्षण के कारण ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है। घर्षण के कारण क्या होता है? ऊर्जा का व्यय होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। जिसमें मशीनों की उत्पादकता में क्या हो जाती है? कमी हो जाता है। मशीनों में घर्षण के कारण उष्मा, ध्वनि इत्यादि का उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों को खराब होने की संभावना होती है। यानी जब मशीन घर्षण करता है तो वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण क्या होता है? खराब होने की संभावना होती है। अब है संतुलन इक्विलिब्रियम के बारे में जानते हैं। अब कह रहा यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणाम बल शून्य हो, यानी कह रहा है यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणाम बल शून्य हो तथा इन बलों का किसी बिंदु के परितः परिणामी बल आघूर्ण भी शून्य हो, आघूर्ण परिणामी बल आघूर्ण भी क्या हो? शून्य हो, उस वस्तु की अवस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? संतुलन की अवस्था कहलाती है। अब है संतुलन के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। संतुलन निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संतुलन यानी इक्विलिब्रियम, अस्थाई संतुलन, अस्थाई संतुलन और उदासीन संतुलन। यानी संतुलन कितने प्रकार के? 3 प्रकार से, अस्थाई संतुलन, अस्थाई और उदासीन संतुलन। अब है अस्थाई संतुलन के बारे में। स्टेबल इक्विलिब्रियम, किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर यदि वह पुनः अपनी संतुलन अवस्था को प्राप्त कर ले तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं? अस्थाई संतुलन कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि एक शंकु होता है, क्या करते हैं? वो ऐसे अगर टेढ़ करते हैं तो फिर वो अपने आकार पे आ जाता है, उसे हम अस्थाई संतुलन कहते हैं। जैसे चौड़े आधार पर रखे हुए शंकु के थोड़ा सा तिरछा करके छोड़ देने पर वह पुनः अपने पहले जैसी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अब किसी वस्तु अथवा पिंड के अस्थाई संतुलन
के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे होने चाहिए तथा वस्तु के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर जानी चाहिए। कहाँ से होने? वस्तु के आधार से होकर जानी चाहिए, जो अपनी स्थिति पर आ जाता है। ठीक है। अब है अस्थायी संतुलन। अस्थायी संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर वह पुनः अपनी संतुलन अवस्था में क्या हो जाए? आ जाए, वो क्या कहलाता है? संतुलन अस्थायी अवस्था कहलाता है। ये धुंधला ही है ना, थोड़ा सा धुंधला हो गया। यानी अवस्था में आए तो इस प्रकार का संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाता है। जैसे अपने शीर्ष के बल पर रखा शंकु, अपने शीर्ष पर रखा वस्तु। अब है तीसरा है उदासीन संतुलन, न्यूट्रल। यानी यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में आने के स्थान पर अपनी नई अवस्था में ही संतुलित हो जाए तो इस प्रकार की संतुलन उदासीन संतुलन कहलाता है। इस प्रकार के संतुलन में गुरुत्व केंद्र की स्थिति वस्तु की स्थिति बदलने पर परिवर्तित होती है। उदाहरण है अपनी तिर्यक ऊंचाई को सहारे रखा हुआ शंकु, अपनी तिर्यक ऊंचाई के सहारे रखा हुआ शंकु। ठीक है। अब आते हैं उत्तोलक के बारे में, जिसे हम लोग सिंपल मशीन कहते हैं। ठीक है। सिंपल मशीन यानी पिलास, सड़सी, स्टेपलर, सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये सब क्या है? सिंपल मशीन। इसमें कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं, जैसे कि कोई ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल होता है। ठीक है। लीवर जिसे बोलते हैं हम लोग। अब आते हैं उत्तोलक। ठीक है। उत्तोलक लेबर, यानी उत्तोलक वस्तु उत्तोलक जो होता है वस्तुतः क्या होता है? सरल मशीन होता है। ठीक है। जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो अति होता है, जो उत्तोलक होता है यानी लीवर जो होता है क्या होता है? एक सरल मशीन होता है जो किस पे काम करता है? बल आघूर्ण पर सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक एक सीधी अथवा तिरछी छड़ से लेकर अपेक्षाकृत जटिल संरचना वाले उपकरण तक हो सकते हैं। एक उत्तोलक मुख्यतः 3 भाग होते हैं, जैसे एक आलम्ब, आयास और भार। ये तीनों पे पूरा हमारा एथिक खत्म हो जाता है। क्या सिंपल मशीन कहे या उत्तोलक कहे? ठीक है। आलम्ब होना चाहिए, आयास होना चाहिए, एक भार होना चाहिए। चलिए तीनों के बारे में जानते हैं। आयास, आलम्ब, ये सब क्या होता है? अब है आलम्ब के बारे में जानेंगे। उत्तोलक के प्रमुख भाग। ठीक है। सबसे पहले हम लोग आलम्ब के बारे में जानेंगे। आलम्ब यानी फलक्रम। आलम्ब क्या है? आलम्ब यानी वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती हो, आलम्ब कहलाती है। यानी अगर हम कहें, ये हम यहाँ पे पकड़ते हैं, ठीक है, बीच में अगर ये अप डाउन इधर उधर चारों माथ से घूम जाए, उसे हम लोग आलम्ब या फलक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलम्ब या फलक्रम, आलम्ब या फलक्रम बोलते हैं। यानी जो अपने स्वतंत्र अवस्था में घूम सके, शीशा झूला जिसे बोलते हैं। एक लड़का इधर बैठ जाता है, एक बच्चा इधर बैठ जाता है, अप डाउन करते रहता है। बीच में जो होता है, बीच में जो बल लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं। ठीक है। मैंने ये कहीं भी हो सकता है। ठीक है। ये आलम्ब क्या होता है? जो स्वतंत्र अवस्था में घूम सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आलम्ब बोलते हैं, यानी फलक्रम बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं, इसका एग्जाम्पल आगे देखेंगे। अब है आयास यानी इफोर्ट। इफोर्ट माने बल लगाना, जिस पर इफोर्ट यानी कहता है कोई चीज को बल लगाना। ठीक है। यानी कह रहा है आयास, इफोर्ट, यानी कह रहा है उत्तोलक के लिए उपयुक्त बल आयास कहलाता है। उत्तोलक के लिए जो उपयुक्त बल होता है आयास कहलाता है। इसे पी से सूची प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। आयास यानी उपयुक्त बल, यानी जो बल लगाया जाता है। ठीक है। जिस ओर से बल लगाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयास या इफोर्ट कहते हैं। ठीक है। अब आते हैं लोड, जिधर हम भार देते हैं, भार। ठीक है। यानी उत्तोलक की सहायता से जिस वस्तु को उठाया जाता है, यानी कोई चीज को उठाने में जो बल लगता है, ठीक है, जो उठाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड कहते हैं।
वह भार कहलाता है। ये इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए उत्तोलक के प्रकार में देख लेते हैं। उत्तोलक के 3 प्रकार होते हैं। उत्तोलक में आयास, भार एवं आलम्ब की पारस्परिक भिन्न स्थितियों के अनुसार उत्तोलक को 3 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, अब उत्तोलक की स्थितियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, उत्तोलक की स्थितियों के बारे में कह रहा है उत्तोलक की स्थितियां। अब है श्रेणी उत्तोलक की स्थिति, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। ठीक है, कह रहा है कि उत्तोलक यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, आलम्ब यानी फलक्रम बीच में होता है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, फलक्रम बीच में होता है, यानी और इधर इफोर्ट एक ओर से बल लगाया जाता है, एक और भार होता है। यानी इस श्रेणी में उत्तोलक में आलम्ब भार और आयास के मध्य होता है। क्या होता है, यानी जो आलम्ब होता है क्या होता है, भार और आयास के मध्य में होता है। जैसे है कैंची, दोनों के बीच में क्या लगता है, आलम्ब यानी फलक्रम। क्या लगता है, फलक्रम बीच में जो लगता है। ठीक है, उससे हम लोग बोलते हैं, जिसमें बीच में बल लगता है उसे हम प्रथम आलम्ब, जो फलक्रम होता है वो ये आलम्ब होता है जो बीच में लगता है उसे हम उत्तोलक कहते हैं। जैसे कैंची, प्लास, कील उखाड़ने की हथौड़ी। कील उखाड़ने की हथौड़ी जो है प्रथम उत्तोलक में आता है। ठीक है, अब है बीच में क्या लग रहा है, भार। द्वितीय श्रेणी में आ रहा है, क्या आ रहा है, जो बीच में जो भार आता है। यानी इस वर्ग में उत्तोलक में भार आलम्ब तथा आयास के मध्य होता है। भार जो होता है आयास और आलम्ब के बीच में जो भार होता है उसे हम द्वितीय श्रेणी के श्रेणी में, जैसे कि सरौता। देखिए ये हो गया, फ्री स्वतंत्र घूम रहा है। ठीक है, इससे बोलते हैं क्या, फलक्रम और आलम्ब बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीच में क्या हो रहा है, हमारा भार दे रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, आयास लगा रहे हैं। ठीक है, ये फोर्ट लगा रहे हैं यानी बल लगा रहे हैं। अब ओपनर यानी हम लोग पेप्सी का ढक्कन खोलने वाला ओपनर, पहिए वाली ट्रॉली, ये सब किस में है, द्वितीय उत्तोलक में आता है। अब आते हैं तृतीय उत्तोलक। तृतीय उत्तोलक कहता है बीच में आयास आता है, इफोर्ट आता है, बीच में इसमें क्या लगाता है, बल लगाया जाता है। तो एक और किनारे भार हो जाता है, भार और आलम्ब के मध्य लगने वाले को तृतीय श्रेणी में रखा गया। जैसे चिमटा, बीच में क्या आ गया, आयास, बीच में हो गया चिमटा, नेल कटर और झाड़ू। नेल कटर जो होता है एक ओर से दाबते हैं, बीच में क्या लगा, हमारा भार ऐसी लगा यानी फलक्रम नहीं, ये इफोर्ट लगा यानी इफोर्ट यानी क्या होता है, इफोर्ट का मतलब इफोर्ट माने आयास, यानी बीच में आयास लगा। ठीक है, और किनारे पे क्या लगा, बल लगा, जो आयास, बीच में आयास लगता है, उसके बाद भार होता है जो नाखून काटता है। ठीक है, नेल कटर, झाड़ू, ये सब क्या है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। चलिए हम लोग अभी इसके एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं, महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है उसके बारे में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन होगा। यानी कह रहा है यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन होगा। ठीक है, क्या होगा, शून्य। यानी कह रहा है यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो उसका अंतिम विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, विस्थापन, यानी कहा जाता है विस्थापन। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक निश्चित दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ आए, ठीक है, फिर से यहाँ आ गए, तो फिर से जब दोबारा यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा विस्थापन शुरू से अंत तक आने में क्या हो गया, हमारा विस्थापन शून्य हो गया। क्या हो गया, शून्य हो गया। अब एक घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है, पहला कह रहा है पृष्ठ की प्रकृति पर घर्षण बल करता है। यानी जब बूंद गिरती है पृष्ठभूमि पर तो वो घर्षण के कारण क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। वस्तु के भार उस पर भी घर्षण करता है।
लेकिन संपर्क तल के क्षेत्रफल पर, ये गलत है। ठीक है। डी कह रहा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर कर, हाँ ये भी निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी लटकते हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसके बाहर निकल जाते हैं। यानी किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो उसके धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। किसके कारण? जड़त्व के कारण। यानी जड़त्व कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी। जैसे कि जड़त्व के कारण मेरा, अगर हम ट्रेन में बैठे हैं तो कोई अचानक झटका लगता है तो किसके कारण लगता है? जड़त्व के कारण लगता है। जैसे कि हमारा नीचे वाला भाग जो पर्सन होता है वो स्थिर अवस्था और ऊपर वाला भाग क्या होता है? गति की अवस्था में होता है। यानी जब उसके संपर्क ब्रेक, ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है तो नीचे वाला भाग, ऊपर वाला भाग गति में जाता है और नीचे वाला भाग माने स्थिर में होना चाहता है, इसलिए हम लोग को झटका लगता है। ठीक है। अब है, चलिए आगे इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है यानी किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। यानी कोई वस्तु के स्थिर या गति में रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था एवं एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु के जड़त्व का माप है। अब वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होगा तो उसके जड़त्व भी उतने ही अधिक होंगे, उसके जड़त्व भी क्या होंगे? उतने ही अधिक होंगे। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए निम्नलिखित कथन है उस पर हम लोग विचार करते हैं। कह रहा है चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर गिर जाता है जड़त्व के कारण। ठीक है। दूसरा कह रहा है बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण। ठीक है, ये भी सही है, पहले सही है, दूसरा। तीसरा कह रहा है खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। पहला और दूसरा सही है। ठीक है, चलिए इसके व्याख्या भी देख लेते हैं। जड़त्व यानी कहता है जो बालू बिछाया जाता है किसके कारण? यानी संवेग के लिए बिछाया जाता है। कह रहा है ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को गिरने के लिए बालू का ढेर बिछाया जाता है ताकि खिलाड़ी का संवेग बहुत धीरे धीरे कम हो और कठोर भूमि पर संवेग कम समय में शून्य हो जाए। संवेग वहां पे क्या हो जाएगा? शून्य हो जाए। ठीक है, और तथा संवेग परिवर्तन दर अधिक होगी। संवेग परिवर्तन दर क्या होगी? अधिक होगी, जिससे खिलाड़ी को चोट लग सकती है। यानी क्या हो सकता है? अगर वहां पे शून्य डायरेक्ट अगर हम रोकते हैं तो वहां पे क्या होगा? चोट लगेगा। अगर वहीं वो हम धीरे से पीछे खींचते हैं, यानी अगर हम कूदते हैं बालू पर तो क्या होगा? मेरा शरीर कुछ धंस जाएगा जिससे चोट क्या लगेगा? कम लगेगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ को पीछे हटाता है। ठीक है, अब कह रहा है ए यानी गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाए जिससे चोट नहीं पहुंचे। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए ये सही है तो आगे क्या देखना। कह रहा है व्याख्या में यानी गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर अनुप्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। यानी बल से क्या, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल की परिभाषा क्या मिलता है? व्यंजन प्राप्त, यानी F बराबर m ए, यानी फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, कह रहा है और उस दिशा में होती है जिसमें बल प्रभाव डालता है। अब क्रिकेट गेंद का संवेग अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को शून्य तक कम करना होता है। शून्य तक क्या होता है? कम करना होता है। अतः हाथ पीछे करने के कारण खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। यानी क्या हो रहा है? अतः हाथ पीछे करने के कारण खिलाड़ी को संवेग शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। चोट क्या हो सकती है? नहीं लगती है। ठीक है, अब है छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटती है। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो क्या होता है? पीछे की ओर हटती है। नाव क्या होती है? पीछे की ओर हटती है।
ठीक है, यानी नाव से बाहर आते समय मनुष्य नाव को पैर से पीछे दबाता है, अर्थात वह नाव पर धक्का बल लगाता है। नाव मनुष्य की ओर बराबर तथा विपरीत बल लगाती है, जिससे मनुष्य आगे की ओर और नाव पीछे की ओर हट जाता है। यानी कोई हम किसी भी नाव पानी में होता है, जब उससे कूदते हैं तो जितना बल हम आगे की ओर लगाते हैं उतना बल पीछे की ओर लगाते हैं, उसके लिए क्या होता है, नाव पीछे की ओर हट जाता है। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, कह रहा है प्रक्षेप गति। कह रहा है प्रक्षेप यानी प्रलयकार में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना चाहिए? किस कोण पर कूदना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर कूदना चाहिए। 45 डिग्री के कोण पर अगर कूदता है तो क्या जा सकता है, वो ज्यादा दूर तक जाएगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम संवेग। न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? संवेग को परिभाषित करता है। अब अगला क्वेश्चन है ना, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? समान त्वरण होता है। यानी शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है? समान त्वरण उत्पन्न होता है। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते रहते हैं। यानी कह रहा है किसी एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही क्या होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के प्रथम नियम के, यानी आगे की ओर गिरना, यानी जड़त्व के कारण, जो कि क्या है, यानी जड़त्व का यानी गैलीलियो का नियम है, जो कि चलती हुई बस जब अचानक रुकती है, ब्रेक लगती है, तो न्यूटन का प्रथम नियम वहां पर लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, यानी न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। जड़त्व के नियम, बल का क्या मिलता है? बल की परिभाषा यानी बल को परिभाषित करता है। ठीक है, परिभाषित करता है। इससे गैलीलियो का, न्यूटन का प्रथम नियम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन यानी प्रक्षालन मशीन का कार्य सिद्धांत है, क्या है? अपकेंद्रण। अप माने बाहर, यानी बाहर की ओर जो वॉशिंग मशीन क्या करती है, यानी कार्य करती है, उसे अपकेंद्रण मशीन। ठीक है, अब है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। यानी एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। यानी व्यक्ति द्वारा गहरी सांस लेने पर हालांकि व्यक्ति के घनत्व कमी दर्ज होती होगी, यानी घनत्व में क्या हो जाएगी? कमी दर्ज होगी। अब है प्रक्षेप गति में नियत रहता है। प्रक्षेप गति में नियत रहता है वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज गति, वेग प्रक्षेप गति नियत रहता है वेग का क्षैतिज गति, वेग का क्षैतिज गति। अब है मशीनों में स्नेहक व बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं जो घर्षण बल को क्या करते हैं? कम कर देते हैं। यानी मशीनों में स्नेहक बॉल बेयरिंग लगाए जाते हैं जो घर्षण बल को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है, अब है 17 नंबर क्वेश्चन, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है। न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है।
अब है एक कण त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति कर रहा है, एक कण त्रिज्या यानी आर के वृत्तीय पथ की गति कर रहा है, तो पूरे चक्रण में कण का विस्थापन होगा, पूरे चक्रण में कण का क्या होगा, विस्थापन होगा, क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। अब है 19 नंबर क्वेश्चन है। अब है रॉकेट, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या करता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है, यानी रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित है, क्या किस पर आधारित, अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना किस पर आधारित है, अभिकेंद्रीय बल के बल पर आधारित है, अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है। ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, कह रहा है यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं बीच में क्या होते हैं, आलम्ब होते हैं। ठीक है। यानी पहले आलम्ब, आलम्ब जो होते हैं आयास और भार के बीच में स्थित होता है। ठीक है। यानी क्या कहता है, सीसौ झूला जो होता है। ठीक है। यानी बीच में क्या लगता है, आलम्ब, इधर भार दे दीजिए, इधर आयास दे दीजिए, यानी बल लगा दीजिए, ऊपर नीचे झूला जो होता है। ठीक है। सरसी पिलास ये सब क्या है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है। जो बीच में नाचाते रहता है, स्वतंत्र जो आलम्ब होता है क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है। ठीक है। अब है श्रोता किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, श्रोता जो है द्वितीय श्रेणी के उदाहरण है। श्रोता यानी जो स्वतंत्र भाग जो बाहर हो गया, बीच में क्या हो जाता है, बीच में आपका यानी बीच में आपका भार हो जाता है, बीच में क्या हो जाता है, भार, और किनारे इधर हो जाएगा आयास, बल लगाता है, यानी बीच में क्या हो जाता है, भार हो जाता है, किनारे में क्या होता है, आलम्ब हो जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कैंची, कैंची नहीं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का सर्वोत्तम उदाहरण है मनुष्य का हाथ। तृतीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में जो होता है, जो जैसे बीच में कहा जाता है आयास यानी इफोर्ट, इफोर्ट लगाते हैं, इधर भार हो जाता है, इधर इधर क्या हो जाता है, आलम्ब हो जाता है, आलम्ब क्या हो जाता है, आलम्ब। ठीक है। यानी यहाँ से हम बल लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, नहीं यहाँ से भार देते हैं, आलम्ब जो होता है क्या होता है, यानी नाखून काटने, नील कटर जो होता है मनुष्य का हाथ होता है। ठीक है। चलिए ये जो नींबू निचोड़ने का मशीन है द्वितीय श्रेणी में आता है। पिलास जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। कैंची जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है। जो कैंची है किसके है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है ऊर्जा, कार्य एवं शक्ति, जो कि अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।